सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जिस मुकाम पर, जिस मोड़ पर हमारी मुलाकात कल रुकी थी, उसी मोड़ से हम शुरू करेंगे आगे और वहीं से अपनी कहानी को शुरू करेंगे। सभी को नमस्ते। आइए तेजी से जुड़ जाइए। बताइए, अब भी किसी तरह की तकलीफ आ रही है किसी बच्चे को केमिस्ट्री में? अभी भी कोई दुख दर्द है किसी का? नमस्ते मेरे भाई। अभी भी किसी का कोई दुख दर्द है? अब लग रहा है कि थोड़ा ठीक हमारे पैर जम जाएंगे। मैं अच्छा हूँ बच्चे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब लग रहा है कि पैर जम जाएंगे केमिस्ट्री में। धीरे 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 धीरे। वो कबीर साहब कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे लाख घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे ही बच्चे जो है एक रास्ता बनता है। किसी भी नए सब्जेक्ट में जाते हैं, नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हाँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा नीरज, बहुत टाइम नहीं लगेगा, चिंता मत करो। इस चैप्टर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम आपको बहुत तेजी से लेकर चलेंगे। उसकी चिंता ना करो बच्चे, ठीक है? ज्यादा ज्यादा 2 4 5 क्लास का अंतर आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 2 4 5 क्लास के चक्कर में आपको बहुत भगा दूं। नहीं, 35 से 40 क्लासेस की बात होती है, लेकिन उसमें उसमें फर्क ये आता है कि फिर आपके हाथ से कोई सवाल नहीं निकलेगा। और फिर यदि तुक्का भी लगाते हैं ना बच्चों, जो तुक्का भी लगाते हैं, तो तुक्का भी फिर ठीक बैठता है। तुक्का भी बेहद एक मतलब तार्किक तार्किक जो है प्रणाली है। ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। फरवरी का पवित्र महीना चल रहा है, तो कुछ लोग, कुछ इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे होंगे नाभिक के चारों तरफ। इधर उधर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, और कुछ तो रदरफोर्ड वाले मेथड पे चल रहे होंगे कि गिर गए होंगे नाभिक में, और कुछ बोरबरी की तरह लगातार लगातार अपनी ऊर्जा का क्षय किए बगैर घूम रहे होंगे नाभिक के चारों ओर। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। और अब तक जो हमने पढ़ा है, उस पढ़े हुए का एक बार आज अवलोकन कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है पिछली क्लास में, और फिर यहाँ से आगे चल रहे होंगे। है ना बच्चों? तो आओ। तो जो हमने कल तक की क्लासेस में पढ़ लिया है, क्योंकि 2 3 दिन से हमारा रिवीजन नहीं हो पाया था, तो आज हमने सोचा कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल लेते हैं, जो ये कहता है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। मतलब हमें एटॉमिक नंबर के बारे में बताना है, और ये बताना है कि इस एटॉमिक नंबर में कौन सी बात एटॉमिक नंबर के बारे में ठीक होती है। चलिए आइए। पहला पहला किसी एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है क्या? ये क्या कहता है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। क्या कहोगे, ये बात ठीक है क्या? एक बात। दूसरी, किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को बताता है। सर ये क्या कह रहे हैं हम? ये क्या? किसी भी सिंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, आवाज आ गई होगी, आवाज आ गई होगी।
और यहां ऊपर लिखते हैं उसका द्रव्यमान संख्या मास नंबर, यहां नीचे लिखते हैं उसका प्रोटॉन संख्या। तो ये जो प्रोटॉन संख्या होती है इसे ही परमाणु संख्या कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है उसे ही परमाणु संख्या कहते हैं। ये एक ठीक हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही। आ जाएगी आवाज, आ जाएगी, आ जाएगी, केवल एक सही है। ठीक है, एक बात हो गई। सवाल नंबर 2 लेते हैं। जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनसे बड़ा जो है दुख की बात है। अगली बात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में मापा जाता है? किस इकाई में मापा जाता है? बीच में हो गया था, तो लिखें। अभी आवाज आ रही है ना? अरे अभी आ रही कि आवाज नहीं बच्चे? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है कि नहीं? क्या मेरी आवाज आपके दिलों पर दस्तक दे रही है कि नहीं? एक बार बताएं प्लीज। जी ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। कौन सी इकाई है उसकी, कौन सी यूनिट है? तो पहला बताया सर किलोग्राम होती है क्या? नहीं सर, किलोग्राम में मास नापा जाता है। पाउंड? नहीं सर, नहीं नहीं, पाउंड नहीं, पाउंड तो सीजीएस मेथड मिलेगा फिजिक्स में जाके। ग्राम प्रति मोल, ये गलती मत कर देना। मोल में तो संख्याएं नापी जाती है, संख्याएं नापते हैं। एक एक बाल गिनेंगे तो मोल में गिना जाएगा। सर क्या एटॉमिक मास यूनिट होती है? हां, एटॉमिक मास यूनिट होती है, एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट। सर ये एटॉमिक मास यूनिट कैसे नापते हैं? तो हमने बताया था सर, कार्बन 12 का एक एटम का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 के एक एटम का 12वां हिस्सा जो होता है, जो 12वां हिस्सा होता है, उस 12वें हिस्से को एक एएमयू कहते हैं। उस 12वें हिस्से को एक एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं उस 12वें हिस्से को। और यही इसी में क्या नापते हैं? किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसी में मापा जाता है। दो बात हो गई। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? अगर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी एटम में 13 प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है, तो किसी परमाणु की मास नंबर कितना होगा? किसी परमाणु का मास नंबर कितना होगा बताइए? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं और ये होता है जेड प्लस एन, जेड प्लस एन। जेन क्या होता है? जेड क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो जेड प्लस एन मिला दो, जेड प्लस एन मिला दो, ठीक है। यू, यू मतलब यूनिट, यू या तो यूनिट कहो या फिर एएमयू कहो, एक ही बात है, एएमयू कहो। कई बार पेपर वाला थोड़ा बोरियत के माहौल में एएमयू लिखना नहीं चाहता, एएमयू लिखना नहीं चाहता। जैसे कई बार आप अपने किसी खुशनसीब आदमी का पूरा नाम लेना नहीं चाहते और कोई हल्का सा उसका कोई निकनेम कह देते हैं, कि निकनेम कह देते हैं, वैसे ही एएमयू का निकनेम कई बार यू ले लिया जाता है। ठीक है सर। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कैसे बनाया? किसी भी न्यूट्रॉन के भीतर प्रोटॉन कितने हैं? किसी भी एटम के भीतर, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन कितने हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन कितने हैं? दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। सवाल पूछेगा सर ऐसे सवाल क्यों करवा रहे हो? एसएससी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए करवा रहा हूं कि इन सवालों के आधार पर केमिस्ट्री की जड़ मजबूत करके उस पर जो फूल खिलेंगे एसएससी के, उन फूलों की सुगंध बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी हो जाएगी। इसलिए ऐसे सवाल करवा रहा हूं। सवाल नंबर 4 पर जाएंगे। क्या कहता है सवाल नंबर 4? द्रव्यमान संख्या। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? किसी परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किस संख्या, किसकी संख्या को बताता है? किसकी संख्या को बताता है बताइए? द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज प्राइमरली डिटरमाइंड द नंबर ऑफ, किसको बताएगा? एटॉमिक मास में क्या शामिल होता है? एटॉमिक मास में बताओ, कॉन्सेंट्रेट होके बताओ, क्या पढ़ाई की है बताओ ना तुमने, कि भैया सर किसकी संख्या को बताएगा? एक नया शब्द आपके सामने आया है।
अरे परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु के मास को ए कहते हैं। कैसे आता है? जेड प्लस एन तक। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें तो केवल न्यूट्रॉन है, ये नहीं हो सकता। इसमें केवल प्रोटॉन है, ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का कोई संबंध नहीं। तो नया शब्द मिल गया आपको, नया शब्द मिल गया। क्या मिला? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। अगर परीक्षक ये पूछेगा, अगर परीक्षक ये पूछेगा कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो हम बताएंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक जगह मिला दिए जाते हैं तो उसे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, उसे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जगह मिला दे तो दोनों कणों को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अरे अगर ये तुम्हारे घर के चिंटू मिंटू दोनों को एक जगह मिला दो तो दोनों को कहोगे कि बड़े शरारती बच्चे हैं। दोनों के लिए एक शब्द लिया शरारती। ऐसे ही दोनों के लिए एक शब्द लिया न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस में मिलेगा वो न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस में मिलेगा वो न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियस में, नाभिक में मिल कौन रहा है? कौन मिल रहा है नाभिक में? तो आपने बताया सर नाभिक में प्रोटॉन मिलता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है। बताओ तेजी से, भाग के बताओ, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? न्यूक्लियस शब्द कहीं लिख लेना, ये क्लास के दौरान नहीं आया था, क्लास के दौरान नहीं आया था, इसलिए कहीं लिखना, कहीं लिखना, दिल के किसी किनारे पर लिख देना। क्या लिखना है कि न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो बता देना नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलें आगे, सवाल नंबर 5 पर। बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, पढ़ाई नहीं की है क्या? किसी एलिमेंट के नाभिक में, ठीक है सर, किसी एलिमेंट के नाभिक में 15 प्रोटॉन है, ठीक है, 12 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जिन बच्चों को अब तक तकलीफ थी वो अब देखें कि सर मास नंबर किसे कहा जाएगा। किसे मैं कहूं, किसे मैं कहूं मास नंबर? तो मास नंबर में मैंने बताया कि ए मास नंबर, ऐसे बार बार मैं लिख के बता रहा हूं, ये प्रतीक होता है, सिंबल होता है, इसके माथे पर ए होता है, इसके कदमों में, इसके कदमों में जेड होता है, कदमों में जेड होता है। तो ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है, जेड प्लस एन होता है। तो ये पूछ रहा है, तो 12 और 22, 15 और 22 मिला दो, 37 मिला देंगे, 37 मिला देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, लग रहा है कि मेहनत काम आ रही है। चलिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं 10वीं के बाद साइंस नहीं पढ़ी, उनको हीरो बना देंगे साइंस का, निश्चित रूप से कह रहे हैं कि हीरो बना देंगे। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से निरूपित किया जा सकता है? किस अक्षर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? व्हाट लेटर रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर? परमाणु क्रमांक क्या होता है? सर आपने बताया था कि ऐसे एक प्रतीक होता है, इसके माथे पर एक चिन्ह होता है, इसके कदमों में एक चिन्ह होता है। माथे पर जो चिन्ह होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसे द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहा जाता है। कदमों में जो चिन्ह होता है उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है, उसे एटॉमिक परमाणु संख्या कहा जाता है। तो सर परमाणु क्रमांक के लिए क्या बताया? देखो, कुछ तो मेरे भाई अब भी एक्स बता रहे हैं। एक्स से बाहर आ जाओ भाई, अब एक्स का जमाना गया, अब एक्स से बाहर आओ, एक्स को छोड़ो, अब बाहर आना पड़ेगा एक्स से, एक्स नहीं होगा। परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। देख के भी नहीं बता रहे हो, टीप करके नहीं बता रहे हो, ये जेड है, ये ए है, जेड से, जेड से। एक्स तो सिंबल है, किसका सिंबल है? एस, एक्स किसका सिंबल है? एक्स सिंबल है आपके एलिमेंट का, एलिमेंट का। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है। ए क्या है? मास नंबर है, ए क्या है? मास नंबर है। और ये क्या है? एन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 7 पर चलते हैं, 7 पर, 7 पर चलते, सवाल नंबर 7 पर।
आइए सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई। निश्चित किया जाता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या को कैसे निश्चित करेंगे यह बताना है। अच्छा सर, परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या होती है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के भीतर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के भीतर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसे कहा जाता है परमाणु संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बहुत अच्छे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बहुत शानदार। कुछ बच्चे अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। अरे मैं कितनी बार बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार बता चुका हूं कि अगर तुम्हें लिखना है हाइड्रोजन, तुम्हें लिखना हाइड्रोजन, ठीक है सर, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसके ऊपर माथे पर लिखना है ए, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इसके चरणों में लिखना है जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसे ही तो परमाणु क्रमांक कह रहे हैं, इसे ही तो एटॉमिक नंबर कह रहे हो। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये इसका वजन है। किसका वजन है? हाइड्रोजन का वजन है। ये इसके भीतर आने वाले प्रोटॉन की संख्या है, इसके भीतर आने वाले प्रोटॉन की संख्या है। बात क्लियर? चलो सवाल नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8 पर आए, क्या कहेगा सवाल नंबर 8? ये कहता है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? किसी न्यूक्लियस के भीतर, किसी न्यूक्लियस के भीतर, किसी न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को मिलाकर क्या कहते हैं? बताना भाग के जल्दी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं दोनों को मिलाकर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का बहुत बढ़िया जवाब है। एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। रट गया होगा अब तो, बहुत अच्छे से रट गया होगा। इसीलिए एक ही टाइप के कई सवाल रखे गए हैं ताकि आपको ये जो है रट जाए। ठीक है, ये एक बच्चा है जो जवाब तो एक भी सवाल का नहीं दे रहा, लेकिन बस कुछ भी लिखे जा रहा है, कुछ भी लिखे जा रहा है, जवाब एक भी नहीं दिया है। सवाल नंबर 9 अगला। इस सवाल को जो बच्चा करेगा, इस सवाल को जो बच्चा करेगा, मैं मानूंगा, मानूंगा कि कुछ दम है उस बालक में। एक एलिमेंट का परमाणु भार W, परमाणु भार, परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास W से, परमाणु संख्या N से। 30 सेकंड लगा के जवाब देना। एक तत्व का परमाणु भार W से, परमाणु संख्या N से, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? यदि परमाणु का वेट, परमाणु भार, एटॉमिक मास ये माना X, इसमें एटॉमिक मास बताया W, और परमाणु संख्या बताई N, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? यह सवाल मैं जानना चाहता हूं तुम लोगों से। गलत, गलत, एक बच्चे का जवाब है। मुझे पता था। बहुत सारे बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सी जवाब दे रहे हैं। गलत हो गया है, गलत हो गया है बच्चों। अरे इसी को तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसी को तो बोलते हैं। तुमने न्यूट्रॉन घटाने के चक्कर में तुम लग गए। पेपर ने तो देखो क्या कहा, पेपर ने कहा कि एटॉमिक मास W है, एटॉमिक मास W है, और प्रोटॉन की संख्या N है। एटॉमिक नंबर क्या है? N है। एटॉमिक नंबर क्या है? N है। अगर एटॉमिक नंबर N है, एटॉमिक नंबर N है, तो प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर तो होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। समझे कि नहीं समझे?
समझे कि नहीं समझे? W प्लस N कैसे हो जाएगा भाई? W प्लस N ये क्या कह रहा है, दोबारा देखो, मैं दोबारा बताता हूं, सुनो ध्यान से। ये कह रहा है एक तत्व का एटॉमिक मास W है, तो ये कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास W है, ठीक है। इसने A को W लिखा है बस, वास्तव में तो ये A है, लेकिन इसने क्या कहा, W है। तो W के भीतर क्या क्या शामिल है, W के भीतर क्या क्या शामिल है? इसके भीतर शामिल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक ही जगह इसने W नाम दिया है, एक बात। दूसरी बात, और परमाणु संख्या N है, ये यहां परमाणु संख्या यहां लिखूंगा, ये कितनी है, ये N है, ठीक है। N क्या है, परमाणु संख्या। N क्या है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इसने क्या बताया, N। तो N अगर एटॉमिक नंबर है तो यही तो प्रोटॉन की संख्या होगी, यही तो प्रोटॉन की संख्या होगी। बात क्लियर, समझे कि नहीं? बताओ जल्दी, समझ में आया कि नहीं? चलूं आगे फिर। चलिए सवाल नंबर 10 पर आइए, दिमाग से लगाना है इसको। सवाल नंबर 10, आइए सवाल नंबर 10। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो बताना है, कल बताया था कि यदि यदि जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो उदासीन हो, इलेक्ट्रोन्यूट्रल हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एग्जाम्पल क्या दे, हाइड्रोजन का ही लेकर चलेंगे, 1H1। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, 0। तो देखो, अगर यहां इस पर कोई ना प्लस लिखा है या ना माइनस लिखा है, तो यह बराबर होता है, यह बराबर होता है। तो क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। यदि यदि ध्यान से सुनना, यदि यहां कोई प्लस माइनस नहीं लिखा है, तो यदि यहां कोई प्लस माइनस नहीं लिखा है तो, और सिर्फ ऐसे लिखा है H, तो इस H का मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होंगे, ठीक है। चलो सवाल नंबर चलते हैं 11 पर। ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग यार, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। सवाल नंबर 11 पर आओ। क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? रिवीजन नहीं किया है ना बच्चों? एक हाइड्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कितने न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? यह हाइड्रोजन है, ठीक है, यह हाइड्रोजन है। ये ऊपर क्या लिखा है इसका, यहां द्रव्यमान, मैं और मतलब दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं। द्रव्यमान संख्या लिखा A, यहां लिखा है, यहां क्या लिखा है, Z। Z मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, यहां लिखा है परमाणु क्रमांक, ठीक है सर। अब मुझे क्या निकालना है, इसे A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है Z प्लस N। N क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, Z क्या है, प्रोटॉन की संख्या, और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या।
तो मुझे निकालना है n। अगर n निकालूंगा तो a माइनस जेड हो जाएगा। ये सूत्र आया मेरे पास निकल कर। अब मुझे हाइड्रोजन पर जाना है। जब मैं हाइड्रोजन पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन में उसका एटॉमिक जो मास होता है एक होता है, एटॉमिक मास एक होता है, a बराबर 1, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये भी एक होता है। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो n बराबर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बच्चों नहीं समझ पा रहे हो क्या? 0। और नोट करके लिखना, नोट, एकमात्र केवल हाइड्रोजन ऐसा है जिसके न्यूक्लियस में नाइट्रोजन नहीं होता। एकमात्र हाइड्रोजन एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अगर कोई ये पूछे ऐसा एलिमेंट बताओ, आपके पास टोटल 118 एलिमेंट है, आपके पास टोटल 118 एलिमेंट है, उन 118 एलिमेंट में से ऐसा बताओ जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन ना हो, जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन ना हो, तो आपको बताना होगा वो हाइड्रोजन है। नोट करते चलना। थियरी की क्लास के दौरान जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा उतना सीरियस ना ले रहे हो, इसी वजह से मैंने सवाल लेना उचित समझा कि ज्यादा आगे नहीं खींचता हूं थ्योरी को, सवाल ले लेता हूं ताकि रिवाइज हो जाए। सवाल नंबर 12 पे चलेंगे। आइए, प्रकृति में हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल है कि आते जाते गली मोहल्ले में टकरा ही जाएगा, जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर चकराना इसका तय है। प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं? कितने समस्थानिक होते हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम प्रोटियम में एक होगा, एकदम सही बात है। सर ये समस्थानिक क्या होता है, पढ़ाया नहीं क्या? एक ही एलिमेंट के परमाणु, एक ही एलिमेंट के एटम की अगर एटॉमिक नंबर बराबर बराबर होती है, एटॉमिक नंबर बराबर बराबर होती है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। कई बच्चे तो बड़े ही मासूम जवाब दे रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, हाइड्रोजन के 3 तुम्हारे नोट्स में खोल के देखो, तुम्हारे नोट्स में खोल के देखो, वहां सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा, सिंधु सभ्यता की लिपि में वहां लिखा है, जिसे बोस्टोफ्रेडन लिपि कहते थे, उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि 3 समस्थानिक होते हैं। उनका चेहरा भी मैंने तुम्हें दिखाया था घूंघट उठा के, कि एक का चेहरा ऐसा होगा, दूसरे का चेहरा ऐसा होगा, तीसरे का चेहरा ऐसा होगा। और मैंने बताया था कि इनके माथे पर जो सेहरा लगा हुआ है, इनके माथे पर जो सेहरा लगा हुआ है, सेहरा, ये सेहरा जो होगा अलग अलग रंग का होगा, अलग अलग रंग का होगा। लेकिन इन्होंने जो जूते पहन रखे हैं, इन्होंने जो जूते पहन रखे हैं, जूते ये एक ही कंपनी के होंगे, एक जैसे होंगे। अगर जूते एक कंपनी के हों, सेहरा अलग अलग कंपनी का, अलग अलग कलर का हो, उसे ही तो आइसोटोप कहते हैं, उसे ही तो आइसोटोप कहते हैं। अरे उसे ही तो आइसोटोप कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेहरे का रंग अलग है, सेहरे का रंग अलग है, जूते का रंग सेम है, जूते का रंग सेम है। और ध्यान यह भी रखना है कि सेहरे का तो छोड़ो, चेहरे का रंग एक जैसा है, चेहरे का रंग एक जैसा है, चेहरे का रंग एक जैसा। एक ही चेहरे में, एक ही चेहरे में कई चेहरे छिपे हुए हैं, एक ही चेहरे में कई चेहरे छिपे हुए हैं, इसे ही समस्थानिक कहते हैं, इसे ही समस्थानिक कहते हैं। तो 3 होते हैं ना बच्चों, 3 होते हैं ना, 3 होते हैं ना। ये देखिए 3, ठीक है, ये देखिए 3। क्लियर बात हुई कि नहीं बच्चों? इसी को तो क्या कह रहे थे, इसी को प्रोटियम कहते थे, इसी को क्या बोले थे, इसी को ड्यूटेरियम कह रहे थे, ड्यूटेरियम कह रहे थे, इसी को ट्रीटियम कह रहे थे। देखो बच्चे लिख भी रहे हैं, बच्चे लिख भी रहे हैं, कितने बेहतर तरीके से समझ में आया है, समझे ना। चेहरा एक जैसा है, सेहरा अलग अलग है, जूते कदमों में एक ही कंपनी के हैं, ये बात हो गई। चलिए ध्यान से पढ़ना है, फरवरी का पवित्र महीना है, भरपूर लाभ उठाना है पढ़ाई का। चलिए आइसोटोप
या समस्थानिक किसे कहते हैं? आइसोटोप या समस्थानिक किसे कहते हैं? देखो तो कितने बच्चों को ये बात कल ढंग से समझ में आई थी? कितने बच्चों को ये बात ढंग से समझ में आई थी? ढंग से समझ में आई थी? देखे तो पहला पहला कि एक ही तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक रखते हो, यहां तक तो बात ठीक थी, और द्रव्यमान संख्या समान हो। नहीं, मक्कार बात है, एकदम मक्कार बात है। नहीं नहीं, इसके नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों नहीं जाने का? क्योंकि समान परमाणु क्रमांक तक तो बात ठीक थी, किंतु द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। बात गलत हो गई। एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या एक ही होती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं जानेगा। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या समान, अरे गलत बात है, एकदम गलत बात है। एक ही तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक अलग होता है। अरे क्या, ये तो उल्टा कर रहा है भाई। इधर सिर इधर है, पैर इधर है। इसने क्या किया? पैर का सिर इधर कर दिया है, और हम समझ गए हैं कि इसने पैर सिर उलट दिया है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। कलेजे के एक किनारे पर, कलेजे के एक किनारे पर टैटू की तरह इसे लिख देना बच्चों, इसे लिख देना। कलेजे के एक किनारे पर इसे लिख देना। इतना खास सवाल है, किसी ना किसी परीक्षा में आपको मिलता ही रहेगा, आपको मिलता ही रहेगा। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें एक परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, उसे ही आइसोटोप कहते हैं, उसे ही समस्थानिक कहते हैं। बात क्लियर है? सवाल नंबर 13 से आगे चलेंगे तो सवाल नंबर 14 पर चलेंगे। चले आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो पढ़ाया है पिछले 4-5 दिनों में। चलो सवाल नंबर 14 पर आएंगे, 14 पर आएंगे। क्या एक तत्व के समस्थानिकों के, आइसोटोप के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है? जिस बच्चे ने इस सवाल का जवाब दे दिया, अच्छा ठीक है रोहित, अलग हो जाएंगे बच्चे, साइड हो जाएंगे। हम साइड हो जाएंगे, हम तो साइड होते ही आए हैं। जैसे कलंकित कर दिया उसने राधा के नाम को, कलंकित कर दिया उसने राधा के नाम को, कलंकित कर दिया उसने राधा के नाम को, भरी ठंडी छांव को चुन लिया। कलंकित कर दिया उसने राधा के नाम को, भरी दोपहरी की जगह चुन लिया ठंडी शाम को। और वो जो कहते थे कि दूर ना जाओ तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, वही कह रहे हैं। वो जो कहते थे कि दूर ना जाओ तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, वही कह रहे हैं जल्दी से उठाओ इस तामझाम को, जल्दी से उठाओ इस तामझाम को। तो आइए जरा सुनिए, सुनिए कि तत्व के समस्थानिकों में द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण होता है? द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण होता है? सर बताएंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। ए को बोलते हैं, ए को हम द्रव्यमान कहते हैं, एक को द्रव्यमान कहते हैं। और ऐसे बोला एक्स, इधर बोला ए, इधर बोला जेड। ठीक है सर। तो हमने कल क्या बताया था? 2 एग्जाम्पल लिए थे, 2 एग्जाम्पल लिए थे। पहला एग्जाम्पल क्या लिया था? पहला एग्जाम्पल लिया था आर्गन 40 18, कैल्शियम 20 40। 40 में से 18 घटाए, 18 घटाए तो ये तो परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या है, तो यहां आए 22। न्यूट्रॉन कितने आए? 22। 40 में से 20 घटाए तो न्यूट्रॉन कितने आए? 20। न्यूट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन की वजह से, नाभिक में न्यूट्रॉन की वजह से अलग अलग होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चले आगे सवाल नंबर 15 पर चलते हैं। सवाल नंबर 15 पर चलते हैं। 15 पर, 15 पर सवाल नंबर 15 पर चलते हैं। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, वो तत्व बताने हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, मास नंबर एक समान है, किंतु परमाणु संख्या अलग अलग है, किंतु एटॉमिक नंबर अलग अलग है।
वो तत्व बताने हैं जिनका मास नंबर एक जैसा है। मतलब क्या बताते हो? जिनका सेहरा इस बार एक जैसा है, सेहरा एक जैसा है, जिनका सेहरा जिनका एक जैसा है, मतलब ये जो होगा बराबर होगा, इसका भी बराबर, इसका भी बराबर, लेकिन यहां जो होगा ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे मासूम बच्चों? इसे क्या कहते हैं? इसे ही तो आइसोबार कहते हैं, इसे ही तो आइसोबार कहते हैं, इसे ही तो आइसोबार कहते हैं, इसे ही तो आइसोबार कहते हैं। बात ठीक है। सवाल नंबर 16 पर चलते हैं। सवाल नंबर 16 आइए। ठीक है, अब कुछ जवाब आपके आने लगे हैं, अब थोड़ा सा गर्माहट आपके शरीर में आई है। एवोग्रेडो संख्या क्या है? इसका मतलब क्या होता है एवोग्रेडो संख्या का? एवोग्रेडो संख्या का मतलब क्या होता है? तो पहला, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। अरे भाई बड़ी मक्कार बात है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। अच्छा, फिर किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ना 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 ना, 1 ग्राम सोडियम में। मेरा नाम अमित है भाई, अमित नाम है मेरा। चलो बताओ 16 का क्या है? 16 का जवाब दो, 16 का जवाब दो। 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या याद नहीं आ रहा है क्या? कल क्या बताया था? क्या बताया था कि सर कार्बन 12 होता है। हाँ कार्बन 12 होता है, ठीक है। कार्बन 12 के 12 ग्राम लो एटम, 12 ग्राम लिए। कार्बन 12 के 12 ग्राम एटम में कितना वजन होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.22 इंटू 10 की पावर 23। इतना क्या होता है? इतना उसमें इतना उसका उसमें संख्या होती है। और इसे क्या बोलते हैं? इसी को हम एवोग्राडो संख्या बोलते हैं, या इसी को 1 मोल कहते हैं, इसी को 1 मोल कहते हैं। तो परमाणुओं की संख्या है ना 1 ग्राम परमाणु में, परमाणुओं की संख्या। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है ना कि नहीं? सवाल नंबर 17, चलिए सवाल नंबर 17, अभी अभी जिन्होंने देखा होगा वो सवाल नंबर 17 को ठीक करें। एवोग्रेड्रो संख्या किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? एवोग्रेड्रो संख्या किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? ये हो गया 23। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अब लग रहा है कि बच्चे ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कुछ काम आ रही है। सवाल नंबर 18। अच्छा सर ये सवाल तो बहुत अच्छा है, कल जाते जाते क्लास में पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं। बहुत सारे परमाणु एक जगह जुड़ते हैं, बहुत सारे परमाणु एक जगह जुड़ते हैं। ये एटम है, एटम है, एक जगह जुड़ जाए तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और जब मॉलिक्यूल एक जगह मिल जाते हैं, मॉलिक्यूल जब एक जगह मिल जाते हैं तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जब एलिमेंट एक जगह मिल जाता है, कई सारे एलिमेंट एक जगह मिल जाएंगे, इसको मिश्रण बोलते हैं, तो कंपाउंड बन जाता है, यौगिक बन जाता है, यौगिक बन जाता है, यौगिक। जब यौगिक एक जगह मिल जाएंगे तो मिक्सचर, मिश्रण बन जाता है। सर मिक्सचर या मिश्रण बन जाता है। जब मिक्सचर एक जगह मिल जाता है, कई सारे मिक्सचर एक जगह मिल जाएंगे तो पदार्थ बन जाता है, मैटर बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। और जब मैटर एक जगह मिल जाता है दोस्तों तो पूरा यूनिवर्स बन जाता है, पूरा यूनिवर्स बन जाता है। इस यूनिवर्स की परीक्षक जो है, परीक्षक अंकल ने सवाल पूछा,
इस यूनिवर्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इस यूनिवर्स, तो यहां से जाओ, पीछे चलते गए चलते गए चलते गए चलते, खंगालते गए, इंस्टा आईडी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, पीछे गए, गांव में कहीं कोई ताल्लुकात तो नहीं, तो देखा तो एटम मिल गया। अच्छा, इस यूनिवर्स की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कह रहे होंगे? एटम कह रहे होंगे। तो यहां रासायनिक रूप से परमाणु अगर जुड़ जाएं तो क्या मिल जाते हैं? तो अणु बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और अंतिम सवाल है आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। क्या सवाल है आज की क्लास का लास्ट सवाल? ये कह रहा है आपसे, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण, वह सबसे छोटा कण, वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बरकरार रखता है, अपने गुणों को बनाए रखता है, क्या कहलाता है? सबसे छोटा कण जो उसके अपने गुण होते हैं, दूसरे के गुण देख के ललचाता नहीं है, दूसरे की थाली में घी देखकर ललचाता नहीं, कोशिश नहीं करता दूसरे की इंस्टा आईडी देख के कि भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं क्या, ऐसी कोशिश नहीं करता। कौन है ऐसा? ऐसे को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे, अरे कंपाउंड कैसे कहेंगे बालक? मॉलिक्यूल कहेंगे। सबसे छोटा नहीं देख रहे हो? जिस बच्चे ने कंपाउंड कहा है, सबसे छोटा नहीं देख रहे हो? सबसे छोटा, ये भूल गए क्या? सबसे छोटा है, इसे हम अणु कहते हैं। ये सारे पीवाईक्यू में आए हुए सवाल थे, ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं और कुछ पढ़ लेते हैं, यहां से आगे चलते हैं और कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए, बात ठीक है? बात क्लियर? चले बच्चों आगे। चलिए, चलो आगे चलते हैं, आइए। सबसे छोटा एटम होता, हाँ तो हमने कब एटम, सबसे छोटा एटम, ये तो देखो अपने गुणों को बनाए रखता है। ये बच्चा ऊपर कह रहा था, ये अपने गुणों को पढ़ाए रखता है, अपने गुणों को बनाए रखता है। ये भूल गए क्या? बहुत बढ़िया। चलो चलो चले आगे, थोड़ा थोड़ा सा बताते हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा बताना है। एसएमएस शो, हाँ एसएमएस शो हो रहे हैं खूब। आओ, पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी, और टॉपिक के बाद सवाल करते हैं। इकट्ठे सवाल नहीं करेंगे, तब तक तो भूल जाओगे। अब सुनो आगे। अब लिखो, कल हमने लिखा था एटम। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत 1-2 मिनट का, 3-4 मिनट का है, 3-4 मिनट का है। और 3-4 मिनट में आएंगे तो क्या कहेंगे? इधर आ जाएंगे, हम कहेंगे एटमोसिटी। एटमोसिटी बस छोटा सा बताना है, 2-3 मिनट का है बच्चे, 2-3 मिनट का। एटमोसिटी, इसे परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। पहले सुनो, पहले सुनो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखो क्या कहते हैं एटमोसिटी। क्या हमने कहा? हाइड्रोजन, हमने क्या कहा? हाइड्रोजन की जगह आप ऑक्सीजन लो। हमने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? CO2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। अभी ये सारे फॉर्मूले आपको रट जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना। अभी इसके बाद जब मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, फिर देखना आप कैसे लहरा जाओगे, लहरा जाओगे पूरा। नाइट्रोजन, ये गारंटी है मेरी, अपने तजुर्बे के आधार पे कह रहा हूं। हीरो बन जाओगे आप केमिस्ट्री के, भले ही आपने बचपन में पढ़ा हो ना पढ़ा हो। नाइट्रोजन, ठीक है, 2 महीने ले लिए, ठीक है। मॉलिक्यूल लिखवाया नहीं, मॉलिक्यूल कल लिखवाया नहीं क्या? कोई बात नहीं, कल लिखवा देंगे, सुन लो अभी। अच्छा लिखवाया नहीं तो लिखो, चलो मॉलिक्यूल लिख लो। लिखवाया नहीं तो लिखो अणु, मॉलिक्यूल, अणु। हेडिंग डालो अणु, मॉलिक्यूल डालो, हेडिंग डालो मॉलिक्यूल।
और फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो लिखो बच्चों, लिखो लिखो भाइयों, लिखो। किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो। अच्छा, कल समझा दिया था, लिखवाया नहीं था। रह सकता हो, उसे अणु कहते हैं। और जो बच्चे परमाणु और अणु में कंफ्यूज हैं, मैं कहा था स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हो, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हो। ए मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इस पे ध्यान देना, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, सबसे छोटी यूनिट कंपाउंड की, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड दो मुझे। इंडिपेंडेंटली, ये जरूर ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ठीक है। पुष्पेंद्र 1 मिनट में बता रहे हैं बच्चे, रुको जरा। ये बात हुई, अब सुनो आगे जरा। अब 1 सेकंड सुनो और ध्यान से सुनना। यहां क्लियर हो जाएगी दोनों बातें। जो अणु और परमाणु में तकलीफ हो रही है ना आपको, यहां देखना जरा। तो हमने क्या लिखा, अरे ये तो परमाणुकता, एटमोसिटी, परमाणुकता एटमोसिटी। किसी अणु में परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुक जाओ, बताएंगे। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन अ molecule, numbers of atom in a molecule is called atomosity
ऑफ एटम। अब यहां सुनना जरा ध्यान से, यहां सुनना जरा ध्यान से। द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम यहां एक बात लिख लेना भाई, अंग्रेज यूज इन स्ट्रक्चर, यूज इन स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। थोड़ा टेक्निकली ठीक थी वो भी, लेकिन टेक्निकली थोड़ा और ज्यादा बजाएगी। ऑफ अ मॉलिक्यूल। बता रहा हूं हंसराज, एक सेकंड रुको। molecule of an atomicity of number of atom used in structure of an molecule is called atomicity of element, atomicity of element, ऐसे लिखा। अब देखना ध्यान से, उदाहरण लो। यहां पर ऊपर तत्व भी लिख देना, तत्व, यहां एलिमेंट है ना, तत्व भी लिख देना, और यहां भी तत्व लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। क्योंकि तत्व एक अणु का भी हो सकता है, तो तत्व भी लिख देना। अब ये क्यों लिखवा रहे हैं, ये क्यों लिखवा रहे हैं, अभी आप समझेंगे। लिख देना ऊपर, किसी तत्व या अणु में परमाणुओं की संख्या को उस तत्व या अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनना बच्चों, आपने कहा ऑक्सीजन O2, ये O और ये O, इस O2 को तो क्या कहते हैं, इस O2 को तो कहते हैं अणु। ये तो है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। और इन दोनों को क्या कहेंगे, इनको कहेंगे एटम। ये ऑक्सीजन अकेला, ये ऑक्सीजन अकेला स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसको रासायनिक अभिक्रिया करनी है, इसको करनी है, करनी है तो करने के बाद स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के बाद O2 बनाता है, स्टेबल हो जाने के बाद O2 बनाता है। एक बात ये सुनो भैया, नीरज रोए, तुम जो कह रहे थे सुनो ध्यान से। अगला N2, ये क्या है, नाइट्रोजन एक प्रकार का अणु है, नाइट्रोजन एक प्रकार का अणु है, किससे बना है, एक N एक N, ये दोनों क्या है, ये परमाणु है। ये दोनों परमाणु क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करते रहते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जबकि ये दोनों क्या होंगे, ये स्वतंत्र होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और रासायनिक क्रिया किए बगैर रह सकते हैं। रासायनिक क्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किए बगैर रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब अगली बात सुनना ध्यान से, तीसरी बात बता रहा हूं, तीसरी बात सुनना। अब हमने क्या किया कि हमने लिया CO2, इस CO2 में एक ये है, ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये C एक मॉलिक्यूल है, ये O एक मॉलिक्यूल है। इस O के भीतर दो एटम है, एक ये एटम, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ये कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड हुआ।
सबसे छोटा परमाणुता हो नहीं सकती। एटम मॉलिक्यूल से छोटा, हाँ एटम मॉलिक्यूल से छोटा होता है, तभी तो बताया। दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और दो एटम मिलके, दो मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। बात क्लियर? बताएंगे भाई, बताएंगे, रुक जाओ सैफ अली। हेट्रोएटॉमिक क्या होता है बताएंगे भाई, पॉली एटॉमिक क्या होता है, मोनो एटॉमिक क्या होता है, डाई एटॉमिक क्या होता है, सब बताएंगे। इतना काहे चिंता कर रहे हो? अब बताओ, एक एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपके लिए, सुनो ध्यान से। यह है O3 और इसे कहते हैं ओजोन, जो पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। यह एक प्रकार का अणु है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है, लेकिन किससे मिलकर बना है? 0 0 0, मतलब O ऑक्सीजन के 3 अणु से बना है। तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? ओजोन बना रहे। और ओजोन क्या है? एक प्रकार का ओजोन, एक प्रकार का ओजोन एक प्रकार का अणु है। बात क्लियर? चलो फिर आज यहीं रोकेंगे, और कल की क्लास में, कल तो मंडे, अब हम लोग मंडे में मिल रहे होंगे, और मंडे में इससे आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर हुई? समझ में आया कि नहीं? चलो फिर, एक बच्चे का सवाल है, एक बच्चे का सवाल है। ये तो अकेला है, ये तो अकेला है, और ये जो अकेला है, या हाइड्रोजन, ये अकेला है, तो ये परमाणु, ये परमाणु, तो वैसे तो अकेला अकेला हुआ, वैसे तो अकेला अकेला हुआ। तो ध्यान से सुनना कि कार्बन जो होगा, कार्बन एक अणु है, कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, जिसमें कितने एटम हैं? जिसमें एक अणु है, एक परमाणु है। हो गई है सर, ठीक है। तो इसे कल बताऊंगा, क्योंकि एटमोसिटी जब आएगी, एटमोसिटी जब आएगी तब, हाँ रितिका वही बता रहा हूं बच्चे, रितिका आप ही को तो बता रहा हूं कि कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें एक परमाणु है, हाइड्रोजन एक एटम है जिसमें एक परमाणु है। भैया हो गई है, जिसमें एक परमाणु है। ये कल थोड़ा बेहतर तरीके से समझाऊंगा। इन्हें कहते हैं मोनो एटमोसिटी, मोनो एटमोसिटी कहते हैं इन्हें। कल आप इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं। और एक और बात हो जाए कि अब बस कर यार, दिमाग से बीमार हो गया हूं, अब बस कर यार, दिमाग से बीमार हो गया हूं। मैं तो बंद किताब था, खुला अखबार हो गया हूं। मैं तो बंद किताब था, खुला अखबार हो गया हूं। और तू तो कहती थी कि मैं खुरदरा हूं, तू तो कहती थी कि मैं खुरदरा हूं। मैं दरख्त हूं और भी जड़दार हो गया हूं, और भी जड़दार हो गया हूं। और एक वक्त था जब तेरी गुलामी से मोहब्बत थी, अब हुक्म मत देना, अब खुद की सरकार हो गया हूं, खुद की सरकार हो गया हूं।
सभी को नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्ते।